हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अभ्युदय, आप सभी को एमएससी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीटेट जो आने वाले दिनों में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, मैं उसका आपको बेहतरीन व्याख्या के साथ एक तैयारी करवा रहा हूँ। जो आज का सेशन है वह है ये, जब 30 दिसंबर 2021 को आप क्वेश्चन उल्टाएंगे तो उसमें सीडीपी सेक्शन का ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन 1 to 10 तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। और जितना भी समझे एक बेहतरीन व्याख्यान के साथ समझेंगे तो लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में बना हुआ रहेगा और एकदम खतरनाक। और अगर यदि आपने सही रूप से अगर हर एक बातों को माना तो आपको गारंटी है कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स बहुत ही आसानी तरीक़ा से मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी में दिला के रहूँगा। ये आपसे मैं वादा करता हूँ। उसके लिए जो टिप्स एंड ट्रिप्स बताऊंगा उसे नित्य दिन अपने जीवन में उतारना होगा। और चलिए दोस्तों, बिना सेशन का देरी किए हुए हम लेकर चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ चलते हैं कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जो संघर्ष के मार्ग पर चलता है वही इस संसार को बदलता है। और जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकला है। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतना ही अधिक होगी। हर एक सफलताओं का कारण आप खुद बनोगे, और सफल होने का और सफल होने का। संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफलताएं मिलेगी। और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन आज के लिए क्या कह रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप जानेंगे विकास के बारे में, और वृद्धि और विकास से संबंधित प्रत्येक सीटेट में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। और देखिए क्या कह रहा है, विकास के किस चरण में, जो व्यक्ति का विकास होता है उसको कह रहा है किस चरण में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। अभी कह रहा है कि विकास के ऐसा कौन सा अवस्था है जहाँ पे हार्मोनिक परिवर्तन जो है वह अत्यधिक होता है और अलग अलग टाइप्स का परिवर्तन देखने को मिलता है। सर्वाधिक और अत्यधिक रूप में अलग अलग प्रकार का हार्मोन किस अवस्था में देखने को मिलता है। तो देखिए, आप जब जाएंगे किशोरा अवस्था में, तो किशोरा अवस्था के अंतर्गत बच्चों में जो शारीरिक परिवर्तन है वह तीव्र गति से और विभिन्न प्रकार के हार्मोनिक परिवर्तन होता है। किशोरा अवस्था का स्टेज आपको पता होना चाहिए, यह स्टेज है 12 से 18 वर्ष तक। अब इसमें देखिए, आप याद करिए, जब आप किशोर को आप देखेंगे तो उसमें किस किस प्रकार के हार्मोनिक परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले अगर कोई लड़का है तो उसके आवाज़ में एक करक बनेगा, उसके ये गर्दन में एक थोड़ा सा फुला हुआ अंश निकलता है और आवाज़ को मोटा बनाएगा। दूसरी बात, ये लड़कियों में मासिक धर्म का आ जाना इस अवस्था का लक्षण होता है। तीसरी बात, पुरुषों में पुरुषार्थ की गुण डेवलप्ड होना, ये किशोरा अवस्था में हार्मोनिक परिवर्तन है। चौथा परिवर्तन, किशोरा अवस्था में लड़कों में मुंह पर दाढ़ी का आना, मोछ का आना, शरीर में विभिन्न स्थलों पे बालों का उगना, ये शारीरिक परिवर्तन है जो किशोरा अवस्था में देखने को मिलता है।
जितना अधिक हार्मोन इसमें डेवलप्ड होता है उतना अलग अलग प्रकार का किसी अन्य अवस्था में नहीं होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा किशोरावस्था में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में बहुत ही आसानी ढंग से आ गया होगा। और चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन और देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है। अब यहाँ पे आप समझेंगे भाषा के बारे में, भाषा संबंधित उसकी जानकारी क्या है। अब देखिए भाषा के बारे में क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, भाषा का विकास केवल क्या शैशवावस्था के दौरान होता है, या फिर मैं कहूं कि भाषा का विकास जीवन पर्यंत चलता है, किसी अवस्था में कम या किसी अवस्था में ज़्यादा। बट भाषा का विकास तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा ना कि केवल शैशव अवस्था में ही विकास होता है। शैशव अवस्था का मतलब होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। क्या 0 से 2 वर्ष तक में ही भाषा का परिपूर्णता उसमें आ जाता है? नहीं ना। ये जैसे जैसे उसकी परिपक्वता बढ़ती है भाषा पे उतना ही अधिक पकड़ बढ़ते जाता है। इसीलिए केवल शैशव अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, ये तो गलत जवाब है। आगे का ऑप्शन इसका तर्क दे रहा है क्या कि शुरुआती वर्ष के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है, ये भी गलत बोल रहा है। ये कह रहा है कि अगर शुरुआत में अगर किसी बच्चा के साथ कोई भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर किसी भी प्रकार का अगर कोई घटना हुआ है तो उसके जीवन का क्या लंबे समय तक उस घटना का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपका बिल्कुल जवाब आना चाहिए कि गुरुजी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बचपन में हुए घटनाओं की प्रभाव उसके दीर्घकालीन समय तक पड़ता है। इसीलिए हम इस ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग सेंस में कर रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है। दोस्तों समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए अब फिर से हम समझेंगे विकास। दोस्तों इससे पहले अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो विकास से संबंधित कुछ बात आप याद रख रखिएगा कि बच्चों को सबसे पहला क्रिया करता है बलबलाना। और ये बलबलाना कब होता है तो 6 सप्ताह में चालू होता है। बलबलाने के बाद करने का काम करता है क्या, बड़बड़ाना करना चालू करता है, बड़बड़ाना। और ये कितने महीना में चालू, 6 मंथ में ये चालू कर देता है बड़बड़ाना। उसके बाद एक शब्द वाली चीज़ कब बोलने लगता है, पापा, मम्मी, दादा, ये सब 1 वर्ष में चालू कर देता है। उसके बाद 2 शब्दों को जोड़ कर एक वाक्य के रूप में बनाना कब चालू करता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ कर वाक्य के रूप में बनाना ये चालू कर देता है 2 वर्ष से। तो ये उसके निश्चित कदम है कि बच्चे जो है किस प्रकार से बोलना सीखते हैं, आप दिमाग में रखेंगे। फिर से एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने जो आपको ज्ञान के रूप में खोलेगा कि विकास है क्या। विकास है क्या, विकास का मतलब आप जानते क्या है। देखिए तो आपको याद होगा कि विकास जो है ना वह जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलता है। वृद्धि का अर्थ होता है केवल शरीर से, जबकि विकास का अर्थ होता है सभी पक्षों से, शारीरिक पक्ष से, मानसिक पक्ष से, संज्ञानात्मक पक्ष से, सभी प्रकार के पक्षों से विकास का निर्धारण होता है। अब आगे देखिए कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल होती है। अलग अलग व्यक्तियों का जो विकास है वह अलग अलग दरों में विकसित होती है। किसी बच्चों को तेज़ गति से विकास होता है, किसी बच्चों का विकास धीमी गति से होता है,
किसी का मेंटल डेवलपमेंट बाद में होता है, किसी का मेंटल डेवलपमेंट पहले हो जाता है। लेकिन जितने भी दुनिया में व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों में विकास की जो गति है वह बिल्कुल अलग है, अलग अलग गति से विकसित करता है। अर्थात विकास के बारे में यह कथन सत्य है। अगला बात देखिए, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होता है। क्या बताइए, कोई बच्चे जन्म लेता है तो उसके मन मस्तिष्क का जो विकास होना है, उसके मस्तिष्क का जो विकास होना है, क्या केवल उसके माता पिता अर्थात दादा दादी एवं नाना नानी के आनुवांशिक प्रभावों का उपज होता है केवल, या फिर संज्ञानात्मक के ऊपर वातावरण भी प्रभाव करता है? तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वुडवर्थ महोदय जो थे, उन्होंने बताया क्या कि बच्चों का जो विकास होता है, वुडवर्थ महोदय बताएं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वह जितना प्रभावी उसका वातावरण होता है, उतना ही अधिक प्रभावी होता उसका आनुवांशिकता, उसको हेरिडिटी, उसकी आनुवांशिकता। मतलब क्या, दोनों को हम कहेंगे कि गुणनफल ही उसका क्या है, विकास है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल आनुवांशिकता ही उस विकास के संज्ञानात्मकताओं को प्रभावित करता है, यह गलत जवाब है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में चलता है, बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों का विकास किस दिशा में हो रहा है, इसका अनुमान पहले लगाया जा सकता है, तथापि 100% सत्य हो इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन विकास का निर्धारण पूर्व एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि मस्तकोदमुखी जो विकास का क्रम है, इसमें बताया जाता है कि बच्चों का विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा क्रम क्या है, मस्तकोदमुखी मतलब सेंटर से डेवलप्ड होना चालू होगा और हाथ पांव पैर की ओर विकास होते चला जाएगा, तो इस प्रकार के विकास को मस्तकोदमुखी कहते हैं। अर्थात जैसे विकास एक निश्चित क्रम में होता है, इसको पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल संबंधित होते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर अगर सही है तो उसका मानसिक स्तर भी सही होगा, और जिसका मानसिक स्तर सही होगा उसको भावात्मक रूप भी सही, पॉजिटिव और तंदुरुस्त होगा। और जिसका शरीर अगर सही नहीं है तो भावात्मक भी कमज़ोर होगा और मेंटली भी कमज़ोर होगा। तो कह सकते हैं कि हर पक्ष एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा 1, 3, 4 सही ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। लेकर चलते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और अगर समझ में आ रहा होगा तो एकदम तहे दिल के साथ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको ज्ञान खोलेगा किस चीज़ के बारे में, अमूर्त चिंतन के बारे में। और अमूर्त चिंतन का जो शब्द है, ये अमूर्त चिंतन, ये किससे इंटरलिंक्ड है, किशोरावस्था से। बच्चे अब यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है उसको पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है। देखिए, बच्चों के सामने कुछ सवाल दिए हैं और वह किस पर आधारित है, परिकल्पना पर आधारित है। बच्चों को जो आपने सवाल दिया है वह किस पे आधारित है, परिकल्पना पर आधारित है। एक सेकंड, हाँ, परिकल्पना पर आधारित है। और बीज गणितीय कथन को आलेखित करता है, बच्चा आलेख बनाता है। प्रारंभिक पाठ्यक्रम का एक भाग है यह। अब बताइए कि वह किशोरावस्था के छात्र कौन से कार्य करने में सक्षम हैं।
तो देखिए बच्चों को आप गणितीय प्रश्न दे रहे हैं और किस पे आधारित दे रहे हैं, परिकल्पना पर आधारित दे रहे हैं। तो परिकल्पना पर जो सोचेगा, विचारेगा, तर्क करेगा, वस्तु दिखेगा नहीं, वह अपने मन मस्तिष्क से प्रश्नों को, समस्या को हल करने की कोशिश करता है, तो उस प्रकार के बिना वस्तु के देखे तर्क के आधार पर अगर सही और गलत और समस्या समाधान करता है, तो इस प्रकार के तर्क चिंतन को कहते हैं अमूर्त चिंतन। क्योंकि सवाल कह रहा है कैसा कार्य कर रहा है बच्चा, परिकल्पना कर रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। समझने की कोशिश करे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करता है। पियाजे ने 4 तत्व प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले 4 तत्वों का वर्णन किया। विकास को प्रभावित करता है कितने तत्व, 4 तत्व। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। वह कौन सा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन है उसको छांटने की कोशिश करेंगे। देखिए भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक, ये शब्द है वाइगॉत्स्की का, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन की बात ये नहीं करते हैं, अर्थात ये बात किसको करते हैं, परिपक्वता की, कि बच्चे का विकास एक निश्चित समय आने पर ही वह परिपक्व होता है, और हर एक स्टेज में उन्होंने बांटा है। पियाजे और वाइगॉत्स्की में अंतर है। यह पियाजे क्या बताते हैं, ये महोदय पियाजे जो साहब थे, ये पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, एक सेकंड दोस्तों, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वह एक निश्चित चरण में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पियाजे का कथन था, तो ये परिपक्वता उसी का शब्द है। क्रियाशील मतलब करने की बात करके उन्होंने सीखने की बात कही है, कि बच्चे कुछ भी अगर करके सीखता है तो बच्चे ज़्यादा समय तक अपने मन मस्तिष्क में बैठाए रहेगा, और रचनात्मकताओं को बढ़ावे की बात कहीं न कहीं पियाजे से संबंधित है। पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविज्म थे, संरचनावादी थे, और यहाँ पे क्रियाशील का अर्थ ही है कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखना, अर्थात कहीं न कहीं पियाजे से वह रिलेटेड है। सामाजिक अनुभव, वो बताते हैं कि आपस में क्या करते हैं, समाज में अंतःक्रिया से भाषाओं को अर्जन करने का काम करता है, और संतुलन का तो इन्हीं का शब्द ही है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तथापि जब भी आपको पियाजे अगर महोदय दिखे तो उनके 4 स्टेज को आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहला स्टेज होता है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था कब से कब तक होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। और इस प्रकार के अवस्था में बच्चे जो भी क्रिया करता है वह अपनी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से ही क्रिया करता है, उसका सेंस ऑर्गन से ही हर एक क्रियाओं को एक्टिवेट करता है। उसके बाद दूसरा चरण है संवेदी पेशीय अवस्था के बाद आता है जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का स्टेज का पूछ लेगा कब से कब तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु वर्ष बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु वर्ष आप क्या बताएंगे, 2 से लेकर 7 वर्ष का होता है। अच्छा, 2 से 7 वर्ष के बच्चों का गुण जो होगा वह कैसा गुण होगा, किस आधार पर वो कार्य करेगा, तो हम केंद्रितता होता है। वह किसी को कोई चीज़ देना नहीं चाहेगा। अगर मिठाई के घर में आप उसे बैठा दो तो वो कहेगा सारा का सारा मिठाई मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। तथापि वह खा नहीं पाएगा पूरा, लेकिन फिर भी वह आत्म केंद्रितता विभूर होता है। वह जो कुछ भी देखता है वह अपने अधिकार में देखता है और वही सत्य मानता है जो उसे समझ में आता है। दुनिया वाले को वह गलत समझता है। वह उसके मन में जो आता है वही उसके लिए सत्य होता है। यह शब्द है आत्म केंद्रिता।
दूसरा गुण क्या होता है उसमें, जीववाद होता है। हर एक वस्तु, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को हर वस्तु को जीवित रूप में देखता है। अगर मिट्टी का खिलौना भी देखेगा तो वो कहेगा ये मेरा गुड़िया है, आज ये इसने खाना नहीं खाई है, मैं इसे पहले खाना खिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो हर वस्तुओं को जीववाद के रूप में देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके आयु वर्ष आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, 7 से लेकर 12 वर्ष तक। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए वर्गीकरण का जो गुण होता है बच्चों में वह किस अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखना पड़ेगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो भी तर्क करते हैं वह वस्तुओं को देखकर तर्क करता है। वस्तु दिखेगा तब तर्क करेगा। तर्क करने का शुरुआती स्तर इस अवस्था को माना जाता है। परिवर्तनीय गुण होता है। परिवर्तनीय गुण का मतलब यह है कि वस्तुओं को आपस में उलट फेर करना जान जाता है, वर्गीकरण करना जान जाता है, अलग अलग समूहों में बांटना जान जाता है, अलग अलग गुण के आधार पे उसकी विशेषताओं के आधार पे बांटने का क्रिया सीख जाता है, संरक्षण करना जान जाता है। अगर किसी ग्लास से आप मग बनाते हो तो बच्चा मग को फिर ग्लास में कन्वर्ट करना जान जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि बताइए बच्चों का वह कौन सा अवस्था है जहाँ पे एक ग्लास से मग को बनते देखने के बाद बच्चे पुनः उस मग को ग्लास में परिवर्तन करने में सक्षम है। तो यह जो अवस्था है वह किस अवस्था को गुण को बताता है। ये 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, ए, बी, सी और डी। तो आप जवाब देंगे कि यह कौन सी अवस्था का है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और इसमें एक और भी होता है, एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से चालू होता है, अर्थात जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो हाई अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उच्च कोटि का होता है, थिंकिंग एबिलिटी जो होता है वो हाइयर होता है, अमूर्त चिंतन कर पाने में सक्षम होता है। तो हम लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा। दोस्तों आप एक बात याद रखेंगे, जीवन में आपको अपने खुद को जीवन संभालने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया कोई आपको साथ नहीं देंगे। परिस्थितियाँ अगर विकट होती है तो समस्याएं हर प्रकार से आएगी। आज का किया हुआ मेहनत शिद्दत मन से करेंगे तो आप एक दिन अवश्य फल की प्राप्ति करेंगे। आप केवल कर्म करने की भागीदारी रखो। आप केवल कर्म करोगे तो ऊपर वाले एक ऐसा समय आएगा जो वो अपना काम निश्चित करेंगे और जितना आप कर्म किए रहेंगे कहीं न कहीं उससे ज़्यादा मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। ये मेरा मानना है कि कर्म करने वाले को कभी झोली खाली नहीं जाती है और ईश्वर सभी को एक समान भाव से देखते हैं। आज न कल आप ज़रूर सफलता पाएंगे। और चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं सेशन का आज अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर देखिए। अब भाई वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का मत के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जानने को हमें मिलेगा पियाजे का बात और वाइगोत्स्की का बात। देखिए वाइगोत्स्की जो थे और पियाजे जो थे, ये पियाजे का कुछ स्टेटमेंट और वाइगोत्स्की का कुछ स्टेटमेंट एक दूसरे को बिल्कुल विपरीत था। वह विपरीत किस रूप में था, तो पियाजे कहते थे, इसके बारे में मैं पहले बता दूं कि पियाजे महोदय कहते थे कि पहले बच्चों में आता है क्या, विचार, और विचार के बाद बच्चे में डेवलपमेंट होता है क्या, भाषा। अर्थात पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगा। और उन्होंने बताया कि ये दोनों आपस में है क्या, स्वतंत्र। आपस में क्या है, यह स्वतंत्र है। उन्होंने बताए कि
भाषा का जो विकास होता है ना, वह संज्ञानात्मक और जन्मजात क्षमता के कारण होता है। बच्चों का विकास भाषा का जो होता है वो किस कारण से होता है? उसकी संज्ञानात्मक जो क्षमता है उस आधार पे, और जन्म से जो क्षमता लेकर आया है उस आधार पे इन्होंने बात किया है भाषा के विकास पर। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि उल्टा है इसके, कि पहले आता है बच्चों में भाषा और फिर आता है विचार। है ना दोनों में अंतर? उल्टा, बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। और ये कहते हैं कि आपस में ये स्वतंत्र, शुरू में तो होते हैं स्वतंत्र, बाद में दोनों का दोनों क्या हो जाता है? मिल जाता है। इसका उल्टा क्या इन्होंने बताया कि वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाषा का विकास ठीक है भाई, मैं माना कि संज्ञानात्मक क्षमता के कारण होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सामाजिक क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भी भाषा का विकास होता है। फिर से समझेंगे, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा बाद में पहले और विचार बाद में, जबकि पियाजे कहते हैं नहीं 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 नहीं, विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का विकास संज्ञानात्मक क्षमता एवं समाज के अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, जबकि पियाजे क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता और जन्मजात क्षमता के कारण भाषा का विकास होता है। तो इन दोनों में इस प्रकार से कुछ वार्तालाप में अंतर है, और देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा भाषा व सोच के बीच में संबंध के लिए कुछ भेद है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था। भाई लेव वाइगोत्स्की का क्या विश्वास था बताइए आप लोग ऑप्शन पढ़ करके, कि लेव वाइगोत्स्की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्मृति को तथ्यों में डालना। भाई रटने पर तो ये बल कभी नहीं देते हैं वाइगोत्स्की, इतने तो गंदे थे नहीं, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सब जो हैं सब रचनावादी शिक्षा शास्त्र थे, और हमें समाज की ज़रूरत क्या चीज़ का है? रचनावादी बनाने का। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखने पर बल देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात, वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चे संरचनावादी होते हैं, वह करके सीखने के लिए अगर छोड़ा जाए तो वह बिल्कुल जो है सो एक नया रूप में सोचने की क्षमता रखता है और नया सोच के साथ संरचनावादी बनते हैं। और उन्होंने तो बताया ही है कि समाज में बड़ों के, ज्ञानी के साथ शिक्षक, माता पिता एवं हम साथियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना ही से सवाल से आपको काम नहीं चलने वाला है। वाइगोत्स्की महोदय का जब भी आता है आपके सामने फोटो, तो दिमाग में छप जाना चाहिए उनके 3 शब्द। पहला शब्द कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो कुछ भी हम जानते हैं या सीखते हैं वह कहाँ से सीखते हैं? समाज से। और समाज से कैसे सीखते हैं? तो आपस में क्या करके? अंतःक्रिया। कैसे सीखते हैं? अंतःक्रिया से। दूसरा शब्द याद रखिएगा कि हमें जो कुछ भी विचारों को प्रभावित करता है, वह सब सांस्कृतिक उपकरण है। पियाजे महोदय 3 शब्दों के बारे में बात किए। पहला सामाजिक, जो अंतःक्रिया से सीखते हैं, और जो हमें प्रभावित करता है वह सभी उपकरण कैसा है? सांस्कृतिक उपकरण है। चाहे रेडियो हो, मोबाइल हो, गीत हो, डांस हो, परंपरागत किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप हो, वो सब सांस्कृतिक उपकरण है। और इन्होंने तीसरा शब्द जो दिया है वह भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने माना है।
तो 3 शब्दों को याद रखेंगे। तथापि जानने के लिए आपको मैं बता दूं ZPD, जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। ZPD क्या होता है कि बच्चे जिस स्तर तक खुद के क्षमता से सीख सकता है, मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे है और उसका क्षमता यह है कि वह बच्चे यहाँ तक वह अपने आप से सीख सकता है, लेकिन यदि किसी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा, किसी अन्य उपकरण या फिर किसी अन्य साधनों के द्वारा अगर उसे सीखने की क्षमता यहाँ तक डेवलप्ड कर दिया जाए, तो बीच का क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हम सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। 8वां नंबर, अब हम जानेंगे यहाँ पे ज्ञान का एक और बहुत बड़ा भंडार, जो हम बहुत ही बेसब्री से इसको इंतज़ार करते रहते हैं, जो हमें बार बार फंसाने का काम करते हैं, वह है महोदय कौन, कुहल वर्ग। अब कुहल वर्ग का जब भी सब नाम सुनने को मिलता है तो इसका एक शब्द दिमाग में छपना चाहिए, क्या, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब लॉरेंस कुहल वर्ग जो थे, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिए। इन्होंने कुल कितनी अवस्थाओं का बात किया है, तो इन्होंने टोटल 3 अवस्थाओं को बात की है, और इस तीनों अवस्थाओं को कुल मिला के सभी अवस्था में कितने चरण हैं, 2 चरण हैं। 2 चरण प्रत्येक अवस्था में, अवस्था कितने, 3, तो इन कुल मिला के 6 चरण। अगर पूछ ले, आपसे पूछा भी जाता है कि कुहल वर्ग के अनुसार टोटल कितने अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं, और कोई पूछ ले चरण कितने हैं, तो भाई चरण हम बताएंगे 6 है। अब जो ये चरण के बारे में बात किए हैं, उन्होंने यह सिद्धांत जो नैतिक कुहल वर्ग का जो विकास का सिद्धांत है, किस आधार पे दिए, तो उन्होंने एक कहानी के रूप में हिंज का दुविधा से संबंधित बच्चों के सामने एक काल्पनिक परिस्थितियों को रखा। काल्पनिक हिंज की दुविधा मान के चलिए, कोई जो है सो फिल्म चला दिया या कहानी बताया हिंज की दुविधा के बारे में। अब उस कहानी के बारे में अपना अपना विचार सभी बच्चों से पूछें, और उसके उपरांत जो भी बच्चों से उत्तर प्राप्त हुआ, उन उत्तरों के आधार पर उन्होंने एक सही सिद्धांत दिए, और वही सिद्धांत क्या कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं कि कुहल वर्ग ने कुल 6 चरण जो बताए हैं वह कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला है पूर्व अवस्था की बात करूं तो पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरागत, इसी को कहा जाता है परंपरागत। उसके बाद वाले 2 को परंपरागत, उसके बाद सबसे ऊपर 2 को कहा जाता है उत्तर परंपरागत। अब देखेंगे कि पहला जो है, पहला अवस्था का 2 चरण, इसमें सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे अगर कोई भी कार्य करेगा तो जब तक उसे मार की डंडा, डांट, फटकार या फिर किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा तब तक वह काम नहीं करेगा। कुहल वर्ग कहते हैं कि पहला अवस्था में बच्चे, पहला चरण का जो बच्चे होगा वह जो भी कार्य करेगा केवल डंडे की डर से, डांट की डर से, अर्थात जब तक उसे पनिष्ड नहीं मिलेगा तब तक वह कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने कहते हैं कि दूसरे प्रकार जब उससे आगे की स्टेज में, अगला चरण में जाता है, तो कहता है एक बच्चे वो होते हैं जो गुण तब प्रदर्शित करता है
वह केवल किसी भी वस्तुओं के लोभ या लालच में आकर ही अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस अवस्था में टिट फॉर टैट की गुण कहा जाता है। टिट फॉर टैट, जैसी की तैसी अवस्था भी कहा जाता है। अगर किसी ने मेरा लंच बॉक्स लिया है तो मैं उसका लंच बॉक्स लूँगा, इस प्रकार का भाव नैतिक गुण इसमें डेवलप्ड होता है। अब देखते हैं तीसरा चरण। अब इस प्रकार के बच्चे वे होते हैं जो उसको अपनी प्रशंसा के लिए केवल कार्य करते हैं। अगर मैं उसे बोलूँ बाबू तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तो सुना है कि आप बहुत ही 5 सेकंड में आप पानी 1 गिलास भर के ले आते हो, इतने तेज तराक हो बच्चे, जरा एक बार करके दिखाना तो सही। अब उसको ऐसा लगा कि भाई जैसे मेरे गुण के बारे में ये वर्चस्व दे रहे हैं, हमें अच्छा लड़का मान रहे हैं, इसीलिए वह गुण अच्छा उसे कहलाने के लिए वह तुरंत वह काम कर देगा। अब चौथा चरण के बच्चे कौन से होते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन वाले बच्चे होते हैं। समाज का जो नियम रहेगा उस नियम पे ही वह चलना पसंद करेंगे, समाज के नियमों में ही विश्वास रखेंगे। जो समाज का नियम बना है उसे तोड़ने का काम यह नहीं करेगा बच्चा। ये लॉ एवं ऑर्डर के अनुसार चलने का काम करते हैं। और चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ अगला नंबर है इसमें, अगला चरण नंबर 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जो भी कार्य करेगा वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करेगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए किसी को मैं गर्दन काट दूं, अगर तू कहे तो मैं तुम्हारे लिए गर्दन काट दूं लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। अगर तुम कहो तो मैं गर्दन काट दूं लेकिन बदले में क्या मिलेगा, इस प्रकार का भाव आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें बच्चे, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ तो आइए दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है तो समाज का नियम अगर जो रहेगा उसके लिए खिलाफ का जा सकता है। जो समाज का नियम है उस समाज को नियम तोड़ेगा, लेकिन किस आधार पे तोड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तोड़ेगा। यदि उसके लिए कुछ अगर मिलेगा तो वह तोड़ने के लिए तोड़ सकता है समाज को। हाँ दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है इसी का चरण नंबर सबसे लास्ट, उच्चतम चरण। और उच्चतम चरण यह है कि सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत इसे कहते हैं। और सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे इसमें जो वे व्यक्ति आते हैं जो समाज को हमारे सोसाइटी के लाभ के लिए अगर अपने आप को किसी भी चीज़ सुख शांति से त्याग करने को भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो त्याग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के गुण वाले प्रिंसिपल स्टेज के अंतर्गत आते हैं सार्वभौमिक नैतिक गुण, जैसे कि उदाहरण में है महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, पीटी उषा, मदर टेरेसा, ये सब जितने भी थे ये सब सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत में आने वाले व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या उद्देश्यक होना चाहिए और सदा नियंत्रण कक्षा में रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। छात्रों को पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना बिल्कुल सही बात है। ये छात्रों को हम जो पहले से जान रहा है उसके बारे में हम उसको जानें और उसके अनुभवों को हम महत्व दें, तो ये एक टीचर का गुण होना चाहिए। केवल बाह्य अभिप्रेरणा देना चाहिए? नहीं, उसे आंतरिक एवं बाह्य दोनों देना चाहिए। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। इसका ऑप्शन दोनों राइट जवाब होगा। इसका ऑप्शन ऐसे था होगा 1 और 3 के साथ सम्मिलित, फिर जो है सो 1 2 के साथ, 2 4 के साथ और 4 3 के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ बोथ आर राइट। चलिए दोस्तों, लेकर चलते सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा कि आकलन को क्या सूचित करना चाहिए। बताइए, आकलन को क्या सूचित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है, ये तो गलत बात है। विद्यार्थी नहीं कर सकता है मतलब आप उसकी क्षमता को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। दूसरों को तुलना मतलब गर्दन का टवल काम करवाना नहीं करवा सकते हैं। विद्यार्थी क्या कैसे सीख रहा है, इसकी विस्तृत ब्यौरा, हाँ क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इस प्रकार का आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। आपको सूचना उससे प्राप्त होना चाहिए, न कि उसको मंदबुद्धि, तेज तराक बालक और गधा, घोड़ा, इन सब टाइप से उपनामों से अगर आप उसे व्यक्त करते हैं तो बच्चे में हीन भाव उत्पन्न होगा, जो कहीं से नहीं यह सही है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। हम लेते हैं यहाँ से विदा और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और टेक केयर।